हेलो वीवर्स। चलिए तो आज हम शुरू करेंगे सेल्फ मेड नोट्स। और आज वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन क्लास 10। ऐसे तो रिप्रोडक्शन आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 10 में मिलेगा। रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग अगर हम क्लास 10 की बात करें, क्योंकि उनकी बोर्ड नज़दीक में है, तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया उन्हीं के लिए है, रिप्रोडक्शन क्लास 10 के लिए। यहाँ रिप्रोडक्शन से एक चीज़ जानेंगे कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस दुनिया में अपने आप को कायम रखते हैं, स्थापित करते हैं, अपने स्पेसीज को आगे बढ़ाते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में अपने आप को स्थापित करता है। तो इस चैप्टर का मोटो यही है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अब एनसीईआरटी सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड मॉडल की अगर ध्यान दें तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमें हमारा सिलेबस क्या है, तो मेन सिलेबस है, सबसे पहला है रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर उससे रिलेटेड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रासेप्टिव मेथड्स फॉर फैमिली प्लानिंग। रिप्रोडक्शन फेज के हेल्थ में एक और एक टॉपिक आ जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें हम लोग एचआईवी, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसे कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर भी पढ़ेंगे वोमेंस हेल्थ के बारे में। तो वक्त गंवाए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए आइए। तो मैंने पहले भी बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है। एक इंडिविजुअल और जब दूसरे इंडिविजुअल एक जैसे ही सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जब मीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच में जब फ्यूजन होता है, उसके फलस्वरूप जब एक स्पेसीज बनते हैं, या ऐसे कहिए कि जो इंडिविजुअल बनते हैं, जो पैदा होते हैं, उन्हीं को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम ऑन टाइप्स। ऑन टाइप्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक जैसे होते हैं, हूबहू एक जैसे। थोड़ी सी वेरिएशन होती है, आँखों का कलर, ईयर का लॉब्स बनना, अटैच होना या अलग होना, नोज का छोटा बड़ा होना, मदर फादर से रिसेम्बल्स फेसेस करना, ये सारी चीज़ें अलग होती है। तो ये इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हैं हम कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन आखिर क्यों, वाई रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला है कि इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये इंश्योर्स करता है हम लोग को कि जो स्पेसीज है उसका कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस दुनिया में रहे, एक तरफ से विलुप्त ना हो, हम लोग डिसअपियर ना हो सके, इंडेंजर्ड ना हो। बहुत सारे आप लोग एनिमल्स के बारे में सुनते होंगे कि ये एनिमल स्पेसीज जो हैं वो गायब हो गए, पूरी तरह से विलुप्त हो गए। डोडो पंछी के बारे में सुना होगा आपने। अभी हाल फिलहाल में इंडिया में चीता लगभग गायब हो चुके हैं। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहीं से एक 2-4 चीतों का जोड़ा लेके आया। तो ये रीजन कहता है कि अगर रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में कंटिन्यूटी है किसी भी प्रकार के स्पीसीज का, और जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। इस चीज़ को हमें समझना है, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम इसको जान नहीं सकते। तो ओवरऑल सेकेंड पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो ये क्या कहता है, किसी भी स्टेबिलिटी को, मतलब किसी भी स्पेसीज को स्टेबल करता है, उसको प्रमोट करता है कि वो यहाँ रहे, वो विद्यमान रहे, स्टेबिलिटी रहे। थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें तो लिखता है कि रिप्रोडक्टिव इन्वॉल्व्स डीएनए कोपिंग
which is the source of species of information for making proteins and thereby controlling body design। अब इस टॉपिक को बड़ी अच्छा से समझिए क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। रिप्रोडक्शन क्या कर है कि रिप्रोडक्शन में डीएनए कोपिंग होता है, मतलब डीएनए अपने आप को कॉपी करता है और एक्चुअली डीएनए जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है कहाँ से, प्रोटीन से, और प्रोटीन बॉडी डिजाइन को बनाता है। यानी कि अगर हम बात करें कार्बन कॉपी की तो सेम वही है, अगर हम ओरिजिनल देते हैं और फोटोकॉपी निकाल देता है तो उससे हम कहते हैं कि हमें फोटोकॉपी निकल गया, यानी कि दैट इज़ द सेम बॉडी डिजाइन, वो एक तरह का फोटोकॉपी है, जेरॉक्स कॉपी बोल सकते हैं। 4th पॉइंट अगर हम देखें तो लिखता है दिस बॉडी डिजाइंस अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज अ पार्टिकुलर रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। यानी कि जिस बॉडी डिजाइन को डीएनए तैयार किया उस ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, एक रीजन देता है जिसके कारण कोई भी स्पीसीज अपने आपको स्टेबल करता है इस दुनिया में रहने के लिए, और वो अपने आप को जनरेशन बाय जनरेशन अपने आप को डेवलप करते रहता है। और इससे क्या होता है, इससे एक तरह का वेरिएशन आता है और यही वेरिएशन सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल या स्पेसीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डीएनए के बारे में। एक्चुअली में डीएनए क्या है, अगर आप बात करें, अब आपने देखा होगा शाहरुख खान का बेटा थोड़ा सा रिसेंबल्स करता है, सैफ अली खान का बेटा थोड़ा सा रिसेंबल्स करता है, आप हम जो भी हैं हम लोग या तो माँ या पापा ये सबको रिसेंबल्स करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे जैसे लगते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमने क्या सेम डीएनए को अपने आप को प्रमोट किया, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होती है बॉडी डिजाइन की वो सारे डीएनए में समाहित रहती है ना। तो जब भी सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो डीएनए को 2 कॉपी बना लेता है और हर 2 कॉपी अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से न्यू सेल का निर्माण होता है जो लगभग सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। यानी कि कहने का अर्थ है कि हम अपने पापा जैसे थोड़े से दिखते हैं, भाई बहन जैसे दिखते हैं, माँ जैसे दिखते हैं, तो ये हम सिमिलर हैं लेकिन हूबहू नहीं, आइडेंटिकल नहीं है। और इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया है कि डीएनए को हम डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये डीएनए है, सॉरी ये एक सेल है, और सेल के अंदर मान लीजिए ये एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए है तो हम लोग जानते हैं डीएनए इज द डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज उसका डिफिनीशन हो सकता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड डीएनए। और डीएनए बनता किससे? डीएनए बनता है क्रोमेटिन फाइबर से। क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं और उसमें जीन होता है, और जीन क्या करता है? ट्रांसफर करता है जेनेटिक टर्म को पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब डीएनए के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर जीन है और जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है? एक कंडेंस फॉर्म है। अब इसको समझिए, कंडेंस फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी गाड़ी में जाना हो और वो उसमें 5 लोगों की जगह हो, तो हम 6-7 आदमी हैं तो हम कंडेंस होके जाएंगे, कंप्रेस करके जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन ही सेम, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है और डीएनए लगभग 1 to 1.5 या लगभग उससे ज़्यादा लंबा होता है, उससे बड़ा होता है, वो लंबाई में इतनी होती है और वो उसी के अंदर समाहित रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कंडेंस फॉर्म में, एकदम सिकुड़ा हुआ फॉर्म में है, और उसी सिकुड़े हुए फॉर्म को हम क्रोमोजोम्स कहते हैं। आप यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ क्रोमोजोम्स को बनाया, ये क्रोमोजोम्स है और यही क्रोमोजोम्स बॉडी डिजाइन में काम करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है 46। नेक्स्ट टॉपिक है जीन। तो हमारे बॉडी डिजाइन में ऑलमोस्ट लगभग 20,000 जीन है। एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया, एक फैक्ट है, और ये रिसर्च के मुताबिक कहा गया कि लगभग 20,000 जीन हमारे बॉडी में पाया जाता है। और यही रीज़न है कि जब भी हम
इंडिविजुअल को देखते हैं, किसी सेम स्पेसीज को, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, गाय का बच्चा गाय, हाथी का बच्चा हाथी, इंसान का बच्चा इंसान, ये जो हूबहू जो दिखते हैं, एक दूसरे जैसे दिखते हैं, इनके पीछे यही डीएनए का रोल है। और यही डीएनए अपने आप को कॉपी करता है। सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए का कॉपी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो अपने आप को कॉपी नहीं करेंगे, एक जैसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाएंगे, तो कोई भी इंडिविजुअल प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। और वो लेकिन सिमिलर भी नहीं होना है, क्योंकि अगर वो सिमिलर हुए तो एक ऐसा समय आएगा कि डीएनए ही डीएनए रह जाएगा दुनिया में और कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को वेरिएशन भी करता है, इसीलिए आइडेंटिकल नहीं है। तो एक क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई बोर्ड में कि फॉर द रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपी इज नेसेसरी, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डीएनए का कॉपी होना या वेरिएशन होना इंडिविजुअल के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन स्पेसीज के लिए फ़ायदेमंद है। तो रीज़न यही है कि डीएनए जब कॉपी करता है तो सिमिलर सेल बनाता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। और थोड़ी सी जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन उसको इस क्लाइमेट चेंजिंग, इन्वायरमेंटल चेंजिंग या अपने आसपास के माहौल के अनुसार उसको जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल स्टेट देता है। इसीलिए इंडिविजुअल के लिए तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन स्पेसीज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जीन, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम एक जैसे क्यों नहीं हुए, हम जुड़वा क्यों नहीं हुए, हमारी जो फेसेज क्यों नहीं मिली, रीज़न होता है कि बॉडी के अंदर, डीएनए के अंदर लगभग कंडेंस फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर जो जीन होती है, उनके पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग इतने सारे हमारे पास जेनेटिक ऑर्डर बनते हैं। और यही जेनेटिक ऑर्डर में मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में नोज लिखा है, आई कलर है, हेमोग्लोबिन है, बॉडी डिजाइन है, सेल डेवलपमेंट है। ये सारे सेल डिवीजन के आधार पर, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मिटोसिस एंड मायोसिस, ये जो डिवीजन होता है ना, हैप्लोइड डायप्लोइड, ये जो डिवीजन होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। मतलब हो सकता है कि हमारे नोज हमारे पेरेंट्स से मैच करे, हमारे आई कलर मैच करे, हमारे ईयर लॉब्स मैच करे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होप आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया, रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपिंग और जेनेटिक सिचुएशन, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। और इससे रिलेटेड मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं अब डिस्कस करूंगा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में। सो थैंक यू, होप यू लाइक दिस एंड कमेंट मी। थैंक यू।